तो जी अब हम नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए मैंने आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ने को कहा था, क्योंकि इस चैप्टर में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। बड़ा चैप्टर लगता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट पेज है, दिस नेशनलिज्म इन इंडिया, दिस टॉक्स अबाउट द नेशनल मूवमेंट, हाउ द नेशनल मूवमेंट, हमारी आज़ादी की लड़ाई जो थी उसने कैसे भारत में राष्ट्रवाद को जो है राइज, यानी कि इट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, की कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फर्स्ट पेज नथिंग। सेकंड पेज, नाउ दिस सेकंड पेज टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन, द पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बिटवीन 1914 एंड 1918। क्यों? क्योंकि 1917 में 16 में चंपारण सत्याग्रह की डेट देखें तो एक आदमी आता है भारत में, भारत का ही है, 1893 में वो चला गया था कहाँ, साउथ अफ्रीका में, और उनका नाम है महात्मा गांधी। 1915 में भारत आए। महात्मा गांधी कुछ ही सालों में ऐसा कर लेते हैं कि भारत का हर व्यक्ति उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, उनकी एक आवाज़ पे पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था, कैसे महात्मा गांधी का सिस्टम जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये सत्याग्रह है, महात्मा गांधी का आइडिया है कि कैसे प्रोटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद कहा कि गांधी का उदय है यहाँ पर 3 सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो रॉलेट एक्ट क्या था, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये सब हुआ और जब रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने सोचा था कि अब वो जो है लोगों को साथ लेंगे जलियांवाला बाग के बाद ही, लेकिन तब ब्रिटिशर्स बहुत ब्रूटल हो गए तो उन्हें रोकना पड़ा। अब वो इंतजार में थे कि कोई ऐसा मौका मिले कि पूरा देश एक हो जाए, और वो मौका मिला उन्हें खिलाफत मूवमेंट में। खिलाफत कमेटी बनी उसमें बॉम्बे में 1919 में मार्च में। शक था कि ब्रिटिश अब ऑटोमन तुर्की पर, जो कि हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस पर एक ऐसी ट्रीटी इंपोज करेंगे कि खलीफा, जो कि इनका स्पिरिचुअल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है एक तरीके से मुस्लिम्स का सारी दुनिया में, उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। तो यहां से गांधी जी क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात शुरू करते हैं। और इसी नॉन कोऑपरेशन को अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये नॉन कोऑपरेशन क्या है। देखिए नॉन कोऑपरेशन से ही, नाम से ही पता चल जाता है, नॉन कोऑपरेशन से आपको इसके नाम से ही पता लग जाना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझो पहले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 1 अगस्त 1920 है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने क्या किया कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब था नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहां आप एग्जांपल देंगे हिंद स्वराज। 1909 में गांधी जी की एक बुक आई थी, उसमें कहा था गांधी जी ने कि अंग्रेज भारत में सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं, उनका राज भारत में सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारतीय उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। 1 साल के लिए यदि भारतीय अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें, खत्म, गेम ओवर। तो अब यह सिचुएशन बनती है नॉन कोऑपरेशन के लिए। बातचीत होनी शुरू होती है कि भाई इसको शुरू किया जाए, इसको शुरू किया जाए। कांग्रेस के कुछ लीडर्स इसके फेवर में थे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन में देखिएगा 3 स्टेजेस थी। नॉन कोऑपरेशन बात करता था 3 स्टेजेस की, कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को हम 3 स्टेजेस के अंदर अनफोल्ड करेंगे। 3 चरण होंगे इसमें। बोला क्या क्या चरण होंगे जी? बोला पहला होगा सरेंडर ऑफ टाइटल्स। अंग्रेज भारत में लोगों को जो है खुश करने के लिए टाइटल्स दे देते थे। जैसे ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहां पर नाइट का है, नाइट KNIGHT, और देखें तो सर का है, लॉर्ड का है, ठीक है। यहां क्या टाइटल, जैसे गांधी जी को दिया था उन्होंने केसर हिंद,
रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया था नाइटहुड। तो उन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो लोग आहत हुए और उन्होंने अपने टाइटल्स वापस किए। तो उन्होंने कहा जिन जिन भारतीयों को मिले वो सभी टाइटल्स वापस करेंगे, पहला। दूसरा कि हम उनकी नौकरियां कर रहे हैं तो उनको बॉयकॉट करो, बॉयकॉट, उनकी सभी सर्विसेज का बॉयकॉट होगा। और पूरी मूवमेंट में देखेंगे तो बॉयकॉट ही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, टीचर स्कूल नहीं जा रहे, लॉयर्स कोर्ट में नहीं जा रहे, दुकानदार जो है बाहर से उनकी चीजें नहीं मंगवा रहे, उनकी चीजों को कोई खरीद नहीं रहा, उनकी शराब की दुकानों को जला दिया, बॉयकॉट है। सर यही तो वर्ड है पूरा। बोला तीसरा है नॉन कोऑपरेशन, और नॉन कोऑपरेशन के साथ उन्होंने एक वर्ड जोड़ा, सिविल डिसओबीडियंस। यहीं पे ही आ गया था ये कि अगर वो ब्रूटैलिटी करते हैं तो हम जो है सभी ने अवज्ञा करेंगे, ऐसे नहीं, हथियार नहीं उठाएंगे, शांति से, वॉयलेंस नहीं, इन जो है अहिंसा से ही हम नॉन वायलेंट मेजर्स यूज करेंगे। अब बोला सर ये जो बॉयकॉट वाली बात थी ना, इस पे अड़ गए कुछ लोग। बोला वहां पर क्या था कि काउंसिल इलेक्शंस होने थे, काउंसिल इलेक्शंस। बोला सर ये क्या है? बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसको बोला जाता है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसके तहत क्या था, ये समझ लीजिए जैसे भारत में आज जितने भी राज्य हैं ऐसे भारत को प्रांतों में बांटा, प्रोविंसेस में बांटा, और उन प्रोविंसेस में एक एक लेजिस्लेटिव असेंबली टाइप सिस्टम कर दिया। असेंबली टाइप सिस्टम कर दिया मतलब बोला जैसा आज है लगभग वैसा ही, लेकिन राइट टू वोट कुछ लिमिटेड लोगों को था। तो वो कह रहे थे कि काउंसिल की इलेक्शन जीतने दो, हमें वहां जाने दो, काउंसिल में हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। धीरे धीरे बातें होती गई और 2 सेशंस सामने आए। कौन से 2 सेशंस? कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन होता है जी सितंबर 1920 में। कलकत्ता सेशन सितंबर 1920। इसमें क्या हो गया था, बातचीत चल रही थी, कंसीडर किया जा रहा था, कंसिडरेशंस थी इसके ऊपर। ये फिक्स्ड नहीं है, याद रखना, कुछ जगह से है, आप इसको 1920 ही रखें, ईयर रखें, डेट एग्जैक्ट मत लिखना, सिर्फ 1920 लिख देना ईयर। बोला यहां पे बातचीत चल रही थी। बोला लेकिन मेन सेशन आता है नागपुर सेशन। नागपुर सेशन होता है जी कांग्रेस का, नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920, और यहां पर अडॉप्ट कर लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अडॉप्टेड, यहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ एक और चीज ऐड कर दी गई थी, याद रखना, किसे? आप नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ इसे ऐड करेंगे खिलाफत को भी। खिलाफत। बोला सर ये खिलाफत क्या है, इसको 1 अगस्त ही रखो, ये खिलाफत वाला इशू है बाद में। बोला सर ये खिलाफत क्या है? एक साम्राज्य होता था ओटोवन बिस्मार्क नहीं, ऑटोमन टर्की। टर्की जो था वो पहले बहुत बड़ा होता था, उसका बहुत अलग अलग जगह पर जो है उसका क्षेत्रफल था, कब्जा किए हुए थे। पहले विश्व युद्ध में एक्सिस पावर की तरफ से लड़ रहा था टर्की। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है खलीफा। खलीफा, खलीफा सारी दुनिया के मुसलमानों के स्पिरिचुअल हेड होते हैं, जैसे पोप हैं। पोप समझते हैं आप? पोप सारी दुनिया के क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से खलीफा होते थे स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड। 4 खलीफा माने गए हैं, जो है अबू बकर हैं, उमर हैं, उसके बाद हैं 2 और हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं है, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। ये खलीफा उस समय कौन थे ये आप पता करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था। बोले वो एक ऐसी ट्रीटी उन पे लगाने वाले थे कि खलीफा की ताकत को खत्म कर देंगे, और आज हुआ भी ऐसा ही है। आज टर्की आपको सुनने में नहीं मिलता,
उस समय टर्की इतना पावरफुल था, तो एक खत्म करने की बात थी। तो सभी लोग इकट्ठा हुए और मार्च, देखिए भारत के मुसलमान इकट्ठा हुए मार्च 1919 में। मार्च 1919 में बॉम्बे के अंदर एक चीज बनती है जिसका नाम होता है खिलाफत कमेटी। दो भाई हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली दो भाई हैं इसमें। मोहम्मद अली और शौकत अली इस मूवमेंट को लीड करते हैं। गांधी जी सोचते हैं कि यार अगर हिंदू और मुसलमान एक हो जाए तो, और मुसलमान इस मामले में साथ दे दें कि अंग्रेजों का विरोध करो, क्योंकि अंग्रेज ही तो खलीफा के खिलाफ काम कर रहे थे। तो इन्होंने साथ लिया। कलकत्ता सेशन में बातचीत चल रही थी कि भाई हम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को मिला देते हैं। नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में इसको अडॉप्ट किया गया, और आधिकारिक रूप से देखा जाए तो अब नया इसका नाम जो था वो था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, और ये शुरू होता है जनवरी 1921 से फरवरी 1922। अब हम इस घटनाक्रम को समझने वाले हैं कि क्या होता है। देखिए कंप्लीट बात यही थी कि नॉट टू कोऑपरेट, बस नॉट टू कोऑपरेट, कोऑपरेट नहीं करना है, सिंपल सी बात है। बोला जो कोऑपरेट नहीं करना है तो इसकी तीन इंप्लीकेशंस देखो। ये कई जगह पे था। भारत के उस समय के चार मेन वर्ग, चार जगहों पर हम देखेंगे। सबसे पहले कि टाउन्स में, भारत के शहरों में क्या फर्क पड़ा। दूसरा, भारत की कंट्री साइड, गांव में क्या फर्क पड़ा। तीसरा, भारत के आदिवासियों पर इसका क्या इफेक्ट था। देखना सर, अब अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए ना तो समझ नहीं पाओगे, मैं समझाऊंगा खैर कनेक्ट करके, हालांकि आपको आना चाहिए। और चौथा, प्लांटेशन वर्कर्स पे इसका क्या इंपैक्ट था। बोला सर ये चार क्यों। बोला देखो गांव और शहर में तो भारत को बांटा, लेकिन ये ट्राइबल्स और प्लांटेशन को क्यों लाए। क्लास 9th की हिस्ट्री को याद करो। क्लास 9th की हिस्ट्री में प्लांटेशन के ऊपर पूरा चैप्टर था कि ब्रिटिशर्स यहां पर टिम्बर, रबर प्लांटेशंस ये सब करवा रहे थे। एक खास एरिया में, एक कन्फाइंड एरिया में आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ले जाते कि बिना परमिशन नहीं निकल सकते, वहां आपको जबरदस्ती काम करवाया जाता। टी प्लांटेशन था, टिम्बर प्लांटेशन था, रबर प्लांटेशन था। इस तरह से प्लांटेशन होता है कि जब आप एक कतार में पेड़ लगाते हैं ना, दैट इज प्लांटेशन। ट्राइबल्स फॉरेस्ट में ही तो थे, टिम्बर फॉरेस्ट में थे, तो फॉरेस्ट के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, फॉरेस्ट एक्ट, कि इनकी मूवमेंट को ही रोक दिया कि अंदर नहीं जाओगे रे तुम लोग, बाहर, तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं यहाँ पे। ये बेचारे फॉरेस्ट को पूछते हैं कि नेचर, प्रकृति हमारी माता है, हमें सब कुछ इसी से मिलता है। ये सब कंट्री साइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से रेंट आता है, रेवेन्यू आता है ब्रिटिशर्स को, सॉरी रेंट नहीं रेवेन्यू। टाउन से वो ट्रेड कर रहे हैं। तो बोला सर क्या होता है। बोला याद रखो टाउन्स हैं, अगर टाउन है तो क्या क्या होगा। टाउन है तो स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, और क्या होगा सर। बोला शॉप्स होंगी। बोला हाँ सर। बोला ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। बोला हाँ सर। और क्या होगा। बोला जी कोर्ट्स वगैरह होंगे। तो बोला बच्चों ने, कॉलेज कौन जाता है, स्कूल कौन जाता है, यूनिवर्सिटी कौन जाता है, बच्चे और टीचर्स। बोला बच्चों और टीचर्स ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल जाना छोड़ दिया। लोगों ने उनकी शॉप्स को जो है बॉयकॉट करना शुरू किया, उनकी चीजों को बॉयकॉट, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू किया, और रिप्लेस किससे किया, खादी से। खादी कि भारत का, गांधी जी इसको प्रमोट करते थे कि खादी से बनी हुई चीजों को प्रयोग करें, खादी का यूज किया गया। बोला ट्रेड एंड कॉमर्स, लॉयर्स ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, जजेस तो भारतीयों को बनाते ही नहीं थे। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की जाए तो 102 करोड़ रुपए का ट्रेड होता था, वो गिर करके मात्र 54 करोड़ पे आ गया, हाफ गिर गया। ये और भी नीचे जाता, ये और भी नीचे गिर जाता, लेकिन समस्या आ गई। बोला क्या, इसकी लिमिट्स थी सर, लिमिट्स। फर्स्ट, एक्सपेंसिव खादी।
खादी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, लिमिट हर जगह आएगी। और दूसरा, नो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल सेटअप, नो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल सेटअप। खादी हाथ से बनेगी, हाथ से बनेगी तो महंगी होगी, ब्रिटिश गुड्स मशीनों से बनते थे तो सस्ते होते थे। बोला सबसे पहली बात तो ये कि लोगों की कमर टूट गई। दूसरा, उनके कॉलेज जाना छोड़ दिया, उनके स्कूल जाना छोड़ दिया, उनकी यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। अपने लिए क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि मैकाले की पॉलिसी थी, गुरुकुल को उन्होंने खत्म कर दिया था। अब कोई अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए लिमिट हो गया। बोला कंट्री साइड में देखते हैं अब हम कि कंट्री साइड में कैसा माहौल रहा। कंट्री साइड में मेनली जो था, कंट्री साइड में मेनली पीजेंट्स थे। देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि देखो मान लो क्या किया उन्होंने कि एक लैंडलॉर्ड लिया उन्होंने, इस लैंडलॉर्ड के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एग्रीमेंट करती कि ये 500 गांव तुम्हारे, तुम बदले में हर साल 1 लाख रुपए दोगे, हमें कोई मतलब नहीं तुम कैसे दोगे क्या दोगे, वी डोंट नो, 1 लाख रुपए दोगे, इन 500 गांव में कुछ करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 500 गांव का मालिक है। अब इसके नीचे बहुत सारे पीजेंट्स यानी कि वो लोग जिनका उन जमीनों पर कोई अधिकार नहीं था वो काम करते। ये पीजेंट्स जो थे, ये पीजेंट्स इसको क्या देते, रेंट, उनकी जमीन पर काम करने के बदले वो उनको रेंट देते। और ये जो 1 लाख रुपए था इसको बोला जाता है रेवेन्यू। नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रेवेन्यू। पीजेंट जो लैंडलॉर्ड को देता था वो रेंट होता था, लैंडलॉर्ड जो अंग्रेजों को देता था वो रेवेन्यू होता था। ये सिस्टम था। अब ये पीजेंट्स परेशान थे, ये पीजेंट्स परेशान थे, देवर इन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, बोला सर प्रॉब्लम ये थी कि ये लैंडलॉर्ड जो है ना ये हमसे बहुत हैवी रेंट लेता था, हमारा सब कुछ लूट जाता था सर। बोले और, बोला सर ये सेस लगा देते थे, बहुत सारे सेस, टैक्स पे टैक्स होता है, जैसे इतना % एजुकेशनल टैक्स दोगे, 20% एजुकेशन टैक्स है तो 2% उस पे एजुकेशनल सेस है, टैक्स ऑन टैक्स एक तरीके से आप कहेंगे। तो पीजेंट्स बोला सर हमारी जमीन पे अधिकार नहीं, जिस जमीन पर हमारे बाप दादा के खून पसीने बह गए वह हमारा कोई हक नहीं, इतना भयानक रेंट ऊपर से सेस। तो ये क्या चाहते थे, इनकी प्रॉब्लम्स तो देखी, अब इनकी डिमांड्स क्या थी, इनकी डिमांड्स लिखो डिमांड्स, व्हाट वर देयर डिमांड्स। ये चाहते थे कि हमारी जो एबोलिशन ऑफ, लिखो एबोलिशन ऑफ बेगार, इनसे बिना पेमेंट दिए काम करवाया जाता था बहुत बार कि अपनी बहुरानी को भेज देना हमारे यहाँ पे घर पे जो है ये काम करवा देगी, पेमेंट पैसा नहीं, बेगार, फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। तो बेगार का एबोलिशन हो। दूसरा, रेंट कम किया जाए। तीसरा, सोशल बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इन लैंडलॉर्ड्स को सोशल बॉयकॉट करें। आप देखो प्रॉब्लम, डिमांड, वे तरीका क्या था इनका, इनिशियली बहुत ज्यादा अच्छा तरीका था, शांतिपूर्ण तरीका था, नॉन वायलेंट तरीका था। और वो तरीका क्या था, वो तरीका था नाई धोबी बंद, कि नाई यानी कि बाल काटने का जो कार्य करते थे और धोबी जो कपड़े धोने का कार्य करते थे, वो सर्विसेज इन लैंडलॉर्ड्स को कोई नहीं देगा। जब इनको खुद अपने कपड़े धोने पड़ेंगे तब समझ में आएगी। नॉन वायलेंट था, सब खुश थे इससे। अब क्या होता है कि अवध, इसमें एक इंपॉर्टेंट उभर करके आता है कि अवध में इन पीजेंट्स को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र फिजी में जो है लेबरर की तरह भी काम किए, भारत में आके इन्होंने काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां जाते हैं जून के महीने में, मिलते हैं, गांव में घूमते हैं, और अक्टूबर 1920 में क्या स्थापित हो जाती है, उस समय इसका बिगड़ा हुआ नाम था, अवध की जगह OUDH लिखा जाएगा,
अवध किसान सभा है, इसको ओध किसान सभा बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही महीने में इसकी 300 ब्रांचेज हो गई गांव गांव में। लेकिन गड़बड़ क्या हुई? बोला सर यहां लिमिट थी, यहां भी एक लिमिट आई कि बाद में इन्होंने क्या किया, नॉन वॉयलेंट से ये वॉयलेंट बन गए, वॉयलेंस। गांधी जी के नाम पे फेक प्रोक्लेमेशन की, गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स मत दो, काट डालो, और लोग अपने घरों से जो है हथियार लेकर के कि तुमने बहुत लूटा है हमें लाला, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और पहुंच गए मारने के लिए। जब ऐसा हुआ तो गांधी जी ने इसको कंडेम भी किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं, देखना अपना अपना मीनिंग निकालेंगे सब। इनके लिए क्या थी फ्रीडम, इनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब था, इनके लिए आजादी का मतलब था ये काम हो जाए बस। अब हमारे पास आता है जी ट्राइबल्स। ट्राइबल्स हम पढ़ने वाले हैं आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स के, गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां पर लीड कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। और इस देश का दुर्भाग्य है कि अलूरी सीताराम राजू का नाम 8th में सुना था एक बार आज सुन रहे हैं। कहीं इस आदमी का कोई जिक्र नहीं कि कोई आदमी था जो लड़ते हुए अंग्रेजों से जो है लड़ा अपने लोगों के राइट्स के लिए। समस्या क्या थी? फिर वही बात, 3 चीजें फिर देखो, प्रॉब्लम, डिमांड्स, वे। गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे अलूरी सीताराम राजू, गांधी जी को बड़ा मानते थे, पर उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करते थे कि देखो गांधी जी आपकी बात सारी ठीक है, पर ये नॉन वायलेंस से तो कोई ना माने। वो कह रहे हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरे पे भी खिंचा के मारा, तो कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको मार दो ना पहले ही। यहां पर इन्होंने क्या किया, वॉयलेंट मीन्स अपनाए, नॉन वॉयलेंट नहीं, वॉयलेंट। बोला सर डिमांड्स, प्रॉब्लम्स। देखो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया था सर, 9th और 10th को लिंक करो ना, फॉरेस्ट का याद आता है कि अंग्रेजों ने फॉरेस्ट से टिम्बर लेना है, वहां पर रहने वाले आदिवासियों को उन्होंने निकाल दिया कि तुम इस एरिया में नहीं जा सकते। आदिवासियों के लिए तो फॉरेस्ट माँ के समान है, नेचर उनकी मदर के इक्विवेलेंट है, तो उनका एक तो पहला उनका ट्रेडिशनल राइट्स चले गए, वो वहाँ पर रहते थे। दूसरा उनका लाइवलीहुड, बोला वहीं से वो पेड़ काटते थे, घर बनाते थे, लकड़ियाँ लाते थे, खाना वाना सब कुछ। बोला तुमने हमारा घर भी छीन लिया, हमारे अधिकार भी छीन लिए, हमारा खाना पानी भी छीन लिया, और अब हम तुम्हारी आरती उतारें। तो ये प्रॉब्लम्स थी और ये डिमांड्स थी कि यही चीज़ रिवर्स कर दी जाए। लेकिन 1924 में अलूरी सीताराम राजू जी पकड़े गए और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर लटका करके इन्हें मार दिया गया। प्लांटेशन बताया था सर, प्लांटेशन खासकर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में था। प्लांटेशन में नियम था, प्लांटेशन में एक एक्ट का जिक्र आता है। वो एक्ट क्या है, वो एक्ट बताओगे मुझे, उस एक्ट को लिख लेना। उस एक्ट के तहत आपको अगर प्लांटेशन से बाहर जाना है उस एरिया से तो परमिशन चाहिए, और परमिशन मिलेगी नहीं। और जब उन्होंने सुना कि कोई गांधी आ रहा है और गांधी हमें आज़ादी दिलाएंगे, गांधी राज आएगा, ये लोग अपने झोला उठा के भाग गए। और आगे स्ट्राइक थी हर चीज़ की, ये कहीं जा ही नहीं पाए। यहाँ इन लोगों ने क्या कर रखा है, स्ट्राइक, रेलवे सब कुछ रुका हुआ है, पकड़े गए बेचारे, मारे गए। ये सिचुएशन है सर। बोला सर बहुत जो है हमने कोशिश किया, लेकिन सबके इंटरेस्ट अलग अलग थे। बोला सर फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कैसे हुआ? बोला खिलाफत तो पहले ही हट गया था एक तरीके से, ब्रिटिशर ज़्यादा कभी तवज्जो दिया ही नहीं उन्होंने, तुम प्रोटेस्ट कर दो। उन्होंने तुर्की पे ट्रीटी लगाई। खलीफा साहब आपका काम हो गया है, धन्यवाद, हटाओ इनको। अब देखो अब सिचुएशन क्या बनेगी कि अब इसको विड्रॉ करने की नौबत आई। बोला सर इसको विड्रॉ क्यों करना पड़ा? बोला एक बहुत खास इंसिडेंट है, चौरी चौरा।
चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922। जगह है साहब चौरी चौरा, कहाँ पे है? गोरखपुर में है। गोरखपुर से हमारे बाबा जी भी आते हैं, वैसे आपको मैं बता दूं। किसी ने पूछा था कि लोकसभा, उनकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो लोग गोरखपुर बोल देते हैं। गोरखपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी योगी आदित्यनाथ की। अब गोरखपुर में आपके पास देखें तो ये चौरा चौरी इंसिडेंट है क्या, कि बोला 4 तारीख को इन लोगों ने एक प्रोसेशन निकाला। इन लोगों ने जो है वही वाली बात थी कि शांति से हम लोग जाएंगे, बाजार बाजार बंद करेंगे। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि जब ये पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरे तो वहां पर जो मौजूद पुलिस वाले थे उन्होंने इन लोगों पर गोलियां चला दी। लोग मारे गए और अब लोगों का दिमाग खराब हो गया। लोग यहाँ पहुंचे और इस पुलिस स्टेशन के अंदर उनको बंद किया, आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। कुछ बच के भागना चाह रहे थे तो उनको पकड़ के मारो इनको। और अब ब्रिटिशर्स का फिर दिमाग खराब हुआ, क्योंकि वो तो क्लियर थे ना। आपने देखा जलियांवाला बाग में, सॉरी माफ कीजिएगा, आपने देखा ना क्या हुआ वहां पे जलियांवाला बाग की सिचुएशन में। मार्सेला शेरवुड, एक मिशनरी पे शक था, लोगों का ये जो है अंग्रेजों को ये शक था कि इन लोगों ने इस मिशनरी को पीटा है। तो उन्होंने उस सड़क, उस गली में जिस पर उसको पीटा गया था, वहां भारतीयों को घुटनों के बल रेंगने पे मजबूर किया। तो यहां तो 22 लोग मार दिए। और अब अंग्रेजों ने पकड़ना शुरू किया कि मारो इनको, जो बाहर दिखेगा मारो खींचो। अब गांधी जी समझे कि भैया गेम हो जाएगा। तो ये अंग्रेज इस बार ऐसा मनोबल तोड़ देंगे, क्योंकि भाई मोरल विल पावर भी तो एक बड़ी चीज है, कि ऐसा मनोबल तोड़ेंगे ये। तो गांधी जी ने कहा इट इज एन इमोरल एक्ट, इमोरल एंड अनइथिकल एक्ट। बोला दिस इज एन अनइथिकल एंड इमोरल एक्ट, आई कंडेम दिस। और जो है वी विड्रॉ द सिस्टम। अब विड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही विड्रॉ किया सारे लोग घरों में। अब अंग्रेज ढूंढ रहे हैं कि गांधी जी 1 साल चल लेने देते ना, भाई साहब सब कुछ सही कर देते। गांधी ने कहा गांधी नाम ऐसे ही थोड़ी है मेरा। तो वो वाली सिचुएशन यहां पर थी कि गांधी जी यहां पर बचा लिया एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये कंटिन्यू होता तो ब्रिटिशर्स क्लियर थे। देखो भारतीयों से उन्हें कभी कोई दया नहीं थी, वो खुला मारते थे, सिंपल। अब ये पूरा नॉन कॉपरेशन वाला सिस्टम है। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अब गांधी जी, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। अब 2 चीजें होती हैं भारत में, 2 थिंग्स। एक इकोनॉमिक फ्रंट पे होती है, इकोनॉमिक फ्रंट, और दूसरी होती है, ये मूवमेंट फेल हो गई है, दूसरी है पॉलिटिकल फ्रंट पे। ये मूवमेंट फेल हो गई ना, बोला आप दूसरी ऐसी मूवमेंट जिसमें सब लोग जुड़ जाएं, ऐसी मूवमेंट के लिए हमें जो है करना है किसी न किसी तरह से लोगों को तैयार। तो बोला इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या था कि देखो पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया था। रिसेशन का मतलब होता है बाजार में चीजें ज्यादा है, खरीदने वाले कम। बेटा एक चीज हुई थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, भयानक मंदी हो गई थी। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मत पूछना कि सर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि पूरा ही अलग हो जाएगा, माने पूरा ही अलग हो जाएगा, नहीं समझ सकते तुम। बस ये बात समझ लो कि अगर मेरे को एक मार्कर चाहिए और बाजार में सिर्फ एक मार्कर है और 20 खरीदने वाले हैं, तो 10 रुपए का मार्कर भी 20 रुपए में बिकेगा। हाई प्राइसेस। जब डिमांड ज्यादा हो किसी चीज की, सप्लाई कम हो, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे प्याज की प्राइस बढ़ जाती है, लेमन 200 रुपीज किलो। और जब किसी की सप्लाई बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले नहीं है, मार्कर पड़े हैं, तो कम भी होती है प्राइस। तो इस तरह की सिचुएशन थी कि भारत में इसका इंपैक्ट क्या था। सर मैं फिर कह रहा हूं, दीज 2 रीजंस आर फॉर्मिंग द बैकग्राउंड फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सर प्लीज इसको मत सोचो कि ऐसे ही है। नथिंग, नॉट अ सिंगल वर्ड इन दी एनसीईआरटी इज अननेसेसरी। अननेसेसरी नहीं है, उसका कोई ना कोई यूज है। देखो यहां क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस, सर एग्रीकल्चरल प्राइसेस कम हुई तो रेंट नहीं दे पाए,
और रेंट नहीं दे पाए तो अंग्रेजों को रेवेन्यू नहीं मिला। भाई पहले ये लोग मान लो रेंट देते थे, ये रेंट समझते हो, मान लो ये रेंट 50 रुपए था, इन्होंने 70 रुपए की फसल बेची, ठीक 50 दे दिए, इन्हें मान लो रेवेन्यू देना था 20 रुपए दे दिया, बाकी का इसने अपनी जेब में रख लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब फसल बिकी ही नहीं इतने की, अब फसल बिकी है 20 की, तो कैसे देगा, कैसे देगा, 10 की बिकी है मान लो, कैसे देगा। तो ये सिचुएशन है कि ना तो रेंट दे पाया ना रेवेन्यू दे पाया। तो देखो अब ध्यान से, अंग्रेजों को रेवेन्यू नहीं मिला तो जमींदारों की उन्होंने भेकड़ी निकाल दी, जमींदार साहब बहुत हो गया आपका, पैसा दो वरना तुम्हारी जमीनें बेच के पैसा लेंगे, हमारा घर बेच देंगे, तुम्हें बाहर भीख पे सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। तो जमींदार नाराज हो गए, ये बेचारे इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अब ये सोच रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ना होते तो जमींदार शायद माफ कर देते, ये भी नाराज है। सर बहुत ध्यान से बोल रहा हूं मैं, एक एक वर्ड नपातुला, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। जमींदार नाराज हो गए, पीजेंट तो अंग्रेजों से कभी खुश थे ही नहीं। अब देखना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दोनों की बात आएगी। दूसरा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आता है, सर जॉन साइमन इसको लीड करते हैं 1928 में, 1928 के अंदर भारत आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया था, बोला ये देखो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो बोला भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम देख के आओ कैसा है, बट दिस वाज ऑल वाइट, एक भी इंडियन आदमी को नहीं लिया। तो ये तो रिपोर्ट बनाएगा कि द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया इज वेरी एफिशिएंट, द ब्रिटिशर्स मेड अ वेरी वर्ल्ड क्लास बेस्ट सिस्टम। तब लोगों ने कहा गो बैक साइमन, और यहीं पे जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे तब लाला लाजपत राय जी की लाठियां मार मार करके हत्या कर दी गई थी, वो सैंडर्स हत्याकांड जो हुआ था। बोला सर ये सब चल रहा है। अब बोला इसी में एक और कांड होता है 1929 में, 28 में HSRA बनती, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी आर्मी, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, भगत सिंह जैसे लोग इसमें थे, ये बिल्कुल रेडिकल थे कि मारेंगे तुम्हें, या तो निकलो या मरो। 1929 भगत सिंह लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं, हालांकि वो किसी को मारने के लिए नहीं था लेकिन ये दिखाने के लिए था कि बस बहुत हुआ। 23 वर्ष की आयु में इस आदमी को जो है फांसी की सजा दे दी गई, हैंग कर दिया गया भगत सिंह को। काफ़ी कंट्रोवर्सी है गांधी को लेकर के, उस बात पे नहीं जाएंगे। पर देखो एक बात, रेवोल्यूशन आ रहा था, रेवोल्यूशन एक तरीके से, क्योंकि युवा गांधी के विचारों में विश्वास नहीं रखता था, भगत सिंह के विचारों में विश्वास रखता था कि मारेंगे सर, या हमें मारते हैं हम भी मारेंगे, हमसे गाल दूसरा आगे नहीं होगा। ऐसे में एक और मूवमेंट शुरू होती है भारत में कि शांति इसको दबाया जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहे, सिविल डिसोबीडियंस। और उस सिविल डिसोबीडियंस के लिए गांधी को बैकग्राउंड चाहिए था, और बैकग्राउंड के साथ साथ एक रीजन चाहिए था, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा हम नेक्स्ट चैप्टर में, माफ कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।